देखिए, हिंदी विकास तो निश्चित रूप से कर रही है और बहुत तेज गति से कर रही है। कारण क्या है कि अगर हम आज कोई भाषा की बात करें तो कोई एक भाषा अपने बल पर लोकप्रिय नहीं हो सकती है। हर भाषा में कोई दूसरी भाषाओं के शब्द है। आज भी हमारी हिंदी में हम जो बातचीत करते हैं, तुर्की, अरबी, फारसी और उर्दू तो अपनी ही भाषा है। तो ये सब शब्द होते हैं उसमें, ठीक है ना सर, सब होते हैं। उसके बगैर आप बात भी नहीं कर सकते। 4 मिनट 5 मिनट कहीं ना कहीं आपका अरबी फारसी के शब्द आ ही जाएंगे, चाहे वो पहनावे कपड़े में हो, खान पान में हो, कचौड़ी, समोसा वगैरह, कई फ्रूट्स के बारे में जो भी हो, तो इस तरह से आ ही जाता है। और अब हमने एक विश्व हिंदी अकादमी ने एक प्रोग्राम बनाया था कोरोना काल के दौरान, विदेशों में हिंदी, हिंदी का विदेश। उसमें करीब हमसे 100 से अधिक देश हमसे जुड़े थे और हर सीरीज में हम 15 वक्ताओं को रखते थे। 1 या 2 भारतीय होते थे, 13 विदेश के होते थे। तो आज जो हम 115 देशों में हमारे कार्यक्रम जाते हैं, हमारा संपर्क है वहाँ पर, तो उसमें हमने यही देखा कि वहाँ पर अपने जो प्रवासी हैं हिंदी से कितना प्यार करते हैं। हर शनिवार रविवार को काफ़ी गोष्ठी करते हैं, कवि सम्मेलन, मुशायरा, ये सब मिलते जुलते हैं। हिंदी उनको लगता है कि हम भारत में ही हैं। तो हमें गर्व होता है कि यार आप लोग अपने भाषा को बढ़ा रहे हैं, बच्चों को बचपन से वो हिंदी सिखाते हैं और बातचीत करते हैं कि हिंदी में बातचीत करते हैं। दिनेश लखनपाल जी ने एक फिल्म बनाई है और करीब 10 देशों में जहाँ हिंदी बहुत बोली जाती है, समझी जाती है, सूरीनाम, त्रिनाद, काफ़ी देशों, तो अमेरिका, लंदन, कनाडा, और वहाँ पर इन्होंने शूटिंग की है। तो दिनेश और वैसे पत्रकार, साहित्यकार, फिल्म लेखक तो हैं, निर्देशक भी हैं। 10 देशों में शूटिंग की। एक तो बड़े भाग्य की बात है, मैं कल तक दिल्ली में था, मुझे लग रहा था कि मैं मिस कर रहा हूँ। बालन जी को सुनना मुश्किल होता है, लेकिन हालात से में आया। केशव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कई बार बड़ी मुसीबत में डाल देते हैं, ऐसे कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं कि शब्द नहीं हमारे पास, बार बार कैसे इनका शुक्रिया करते हैं। तो शुक्रिया। एक दो पुराने अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और उसमें कहीं भी अगर ये बू आती है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो आप मुझे क्षमा करें, वो मेरा बोलने में कमी हो सकती है, लेकिन उनका शेयर करना इसलिए जरूरी है कि वो ये मुझे लगता है कि स्थापित करेगा कि बालिका का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। उस परिप्रेक्ष्य में सर मैं ये बातें कहना चाहता हूँ। आपने माध्यम की बात की, कौन से साल में? 2000। मैं आपसे उससे लगभग 20 साल पीछे ले जाता इसमें हमारे द्वारा उसी 73-74 में कुछ ऐसा दौर हुआ कि स्कूल से निकलते ही जब कॉलेज में आए तो पत्रकारिता का थोड़ा मौका मिला। उस जमाने में कंपोजिंग होती थी, मुझे नहीं मालूम कितने लोग जानते, छोटे छोटे बक्से होते थे, छोटे छोटे सिक्के के फॉन्ट्स होते थे, और सबसे मुश्किल होता था उसमें नुक्ता लगाना, बहुत बड़ा मुश्किल था। उसके बाद मैं सीधा आता हूँ, जब राजमनी में कुछ दिन काम किया, उसके बाद जब बॉम्बे आया तो मुझे धर्म का कॉलम लिखने का मौका मिला। तो उस जमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया में नुक्ता नहीं लगाया जाता, अच्छा, और ये बहुत बड़ी बहस का मुद्दा हो गया था। और एक तरफ ये भाग्य था कि मैं धर्म जैसी पत्रिका में आया कि उस समय हमें तमीज़ नहीं थी, अब समझ में आता है कि उसका मतलब क्या था। उस समय तो युवावस्था में हाँ भी लिख रहे हैं। उस जमाने में एक तरफ ये भाग्य था कि मैं धर्म जैसी पत्रिका में कॉलम लिख रहा हूँ, दूसरी तरफ एक लम्हा ऐसा भी दुर्भाग्य का आया कि मैं फिल्म में इन्वॉल्व था, जशवी बतूर में। उसमें फारूक शेख साहब मेन हीरो थे। अब मेरा दुर्भाग्य है कि फारूक शेख हिंदी की सब तमाम पत्रिकाएं पढ़ते थे, मेरा आर्टिकल भी पढ़ते थे, किताबें भी पढ़ते थे, और सेट पे भी उनके पास हमेशा कोई ना कोई किताब रहती। आज फारूक साहब है नहीं, अगर होते तो यकीनन मैं उनको यहाँ लेकर आता और बालेंद्र जी से बुलाता, क्योंकि उन्होंने मेरे कान पकड़ लिए कि दिनेश ये जो लिखते हैं उसमें नुक्ता कहाँ है, और उस समय नुक्ता था नहीं। तो उस नुक्ते को लाकर एक भाषा के माध्यम से दूसरी भाषा को जो सम्मान देना चाहिए, उस सम्मान को देने का जो मौका हमें मिल रहा है, उसके मूल में बालेंद्र जी जैसे लोग। अभी केशव जी ने बात की में हिंदी की बात, बालेंद्र जी आपको याद होगा, तीसरा शायद इंटरनेशनल हिंदी सम्मेलन ट्रिनिडाड में हुआ था, और ट्रिनिडाड में पहली बार ये आवाज़ उठाई गई थी कि यूएन में हिंदी को एक अधिकृत भाषा बनाया जाए। उससे पहले किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये आवाज़ नहीं उठी।
तो आज अगर यूएन ये कह रहा है कि हमने हिंदी को हिंदी में सारा लिटरेचर हमारा अवेलेबल होगा, तो वो भी इसलिए अवेलेबल होगा कि बालेंती जी जैसे लोगों ने कैसी सामग्री यहाँ रख दी है, जब वो बटन दबाना है वो सब आ जाएगा, श्रेय यूएन लेगा, काम आपका है। मैं बोलने के लिए नहीं आया सर, मैं सुनने के लिए आया। उसमें 3 बातें मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक में तो ये कि हम जब प्रपोजल देते हैं जनरली तो एक अफसोस है कि हिंदी की अगर कोई काम करना है तो प्रपोजल हमारा अंग्रेजी में जाता है, और जब आइडिया कैसे दिमाग में आया तो आई हैव बीन यूजिंग ए वर्ड कॉल्ड द आइडिया स्टेम फ्रॉम दैट फैक्टर। दैट वर्ड स्टेम उस समय तो हमारा व्यापारिक दृष्टिकोण है और आता है कहीं से किसी प्रेरणा मिलती है, लेकिन स्टेम शब्द को मैं आपसे चाहूँगा कि आप अनुरोध है कि उसको थोड़ा अपने ढंग से आप यहाँ पर हमें समझाएं कि स्टेम का मतलब एक्चुअली क्या है, जो मुझे आपके वीडियोस देख कर आपके वीडियो देख के मुझे अब समझ में आया कि हाँ उस समय तो ठीक है प्रपोजल के लिए भाषा है, लेकिन इसके और कितने अंतर्निहित शब्द हैं वो आपने, और उसका बड़ा जबरदस्त योगदान है। तीसरी और एक बड़ी व्यक्तिगत किस्म की लालची वाली दृष्टिकोण से मैं कहना चाहूँगा कि मैं जैसे अब आपने फोन बना दिए, सब कुछ हो गया, चल रहा है, अब उसमें आगे निरंतर जो प्रगति हो रही है, मैं उस स्थिति की कल्पना करना चाहता हूँ जिसमें मुझे लगता है शायद मेरे जीवन में होगा या नहीं होगा, लेकिन आप लोग मुझे मालूम है उस दिशा में काम कर रहे हैं। जैसे मैं डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ या मैंने एक गीत लिखा है, अब आप लोग उस विधा में काम कर रहे हैं जहाँ मैं चाहूँ तो शायद लता जी की आवाज़ को यूज़ करूँ, या मैं अपनी फिल्म में अमिताभ बच्चन की आवाज़ को यूज़ करूँ बिना कॉपीराइट का दावा का इंतजार किए। तो वो स्टेज क्या है, उसमें हिंदी की और इस टेक्निक की क्या भूमिका रही, उस सब के बारे में अगर हो सके तो थोड़ा सा धन्यवाद।